हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी मैटर्स पे स्वागत करता हूं। होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आपको जैसे कि पता है कि एसएससी ने इस बार सीजीएल की जो वैकेंसी है उसको जारी कर दिया है और आपके लिए काफ़ी गोल्डन इस बार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 17,727 सीटें, लगभग आप 18,000 मान के चलिए। तो इतने सारे सीटों पर वैकेंसी है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और इसके लिए आपको आपके 4 जो सेक्शन है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस और रीजनिंग, इन सब पे कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के तहत ये जो मैंने क्या किया है कि इंग्लिश का मॉक टेस्ट का एक सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज से आपको फायदा ये होगा कि आपको इंग्लिश के जितने भी वोकेबलरीज हैं, इसके अलावा जितने भी ग्रामर के पार्ट हैं, ठीक है, वॉइस हो गया, ये सब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लोज टेस्ट को भी मैंने इंक्लूड किया है। और इसमें साथ साथ एसएससी के जो पिछले साल जो जितने पेपर्स हुए हैं उसके जो क्वेश्चन हैं उससे भी रिलेटेड मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन को ऐड किए हैं। तो ये सीरीज देखने से आपका एक बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिस हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं वो क्वेश्चन के साथ ही मैं बताता चलूँगा। तो इससे ओवरऑल आपका बहुत ही अच्छा एक कमांड हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपको आपकी जो सिलेक्शन है उसमें सेलेक्ट होने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, ये आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि सेंटेंस के कुछ पार्ट्स में एरर आपको दिया हुआ है और आपको पार्ट बताना है कि वो कौन सा पार्ट है जिसमें कि आपको एरर क्वेश्चन है सेंटेंस में और आपको ढूंढना है। ठीक है, और अगर कोई एरर नहीं है तो आपको नो एरर को सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन ये कि सी इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स सी मेड डूइंग हर स्टे इन चेन्नई। मतलब वो इतनी अनफॉर्चुनेट है कि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया जो उसने चेन्नई में रह के बनाया था। तो देखिए, इसमें आपको एरर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे कि ये नंबर 2 में लूज फ्यू फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपके पास कोई चीज़ थोड़ी सी है और आप थोड़ी सी जितनी भी चीज़ें हैं सभी को आप खो देते हैं, तो हम लोग फ्यू यूज ना करके वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं द फ्यू। ठीक है, तो लूज फ्यू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लूज द फ्यू फ्रेंड्स सी मेड डूइंग हर स्टे इन चेन्नई। ठीक है, आपको फ्यू और द फ्यू का यूज आपको पता होना चाहिए कि फ्यू का मतलब थोड़ा होता है और फ्यू का मतलब जितने भी हैं उसको काउंटेबल हम लोग काउंट कर सकते हैं। द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा लेकिन पूरा, जितना भी है सभी कुछ। तो इसमें उसने क्या हुआ कि वो इतनी अनफॉर्चुनेट है कि उसने जितने भी फ्रेंड्स बनाए थे चेन्नई में सबको उसने खो दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फ्यू, यानी कि कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड जो पार्ट है सेंटेंस का उसमें ये एरर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि इसमें आपको सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आउट ऑफ 4 एंड इंडिकेट बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है और इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको सेलेक्ट करके भरना है। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि प्रिया डैश अ टेस्ट फॉर पोएट्री इन द कंपनी ऑफ हर कजन। कि प्रिया ने अपने कजन के कंपनी मतलब उसके साथ रह के पोएट्री में टेस्ट को क्या किया है, तो उसको देख के हम लोग को यहाँ भरना है। क्या उसने इम्बाइडेड किया है, फोस्टर्ड किया है, लर्न या कल्टिवेटेड। इसमें से आपको जो अप्रोप्रिएट है वो वर्ड भरना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला होता है इम्बाइडेड का मतलब होता है एब्जॉर्व करना, किसी चीज को सोख लेना। ठीक है, फोस्टर्ड का मतलब होता है बढ़ावा देना, इनकरेज करना। कोई चीज अगर मतलब पहले से चल रही है तो उसको इनकरेज करना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनकरेज द डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट को इनकरेज करना। लर्न का मतलब सीखना होता है और कल्टीवेट का मतलब होता है अपने अंदर वो चीज को मतलब उतार लेना या फिर प्रमोट करना। तो इस ब्लैंक के अकॉर्डिंग जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कल्टीवेटेड। ठीक है, प्रिया कल्टीवेटेड अ टेस्ट फॉर पोएट्री इन द कंपनी ऑफ हर कजन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी वर्ड्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते चलिए। अगर आप नोट्स बना रहे तो नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि इसके साथ आपके जो वोकैबुलरी पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म आउट ऑफ 4 एंड इंडिकेट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें भी आपको प्रॉपर वर्ड भरना है। और क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि आई शैल नॉट डेजर्ट हर डैश ऑल द वर्ल्ड। यहाँ पे डेजर्ट का मतलब होगा छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेजर्ट वर्ड है इसका मतलब है छोड़ देना, कि मैं उसको पूरी दुनिया के लिए भी नहीं छोड़ सकता, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम ऑल द वर्ड होगा, फॉर ऑल द वर्ड होगा, विथ ऑल द वर्ड या बाय ऑल द वर्ड। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है फॉर ऑल द वर्ड। जो होता है ना किसी को उसकी दुनिया के लिए भी मैं उसको नहीं छोड़ सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ऑल द वर्ड।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि इसमें आपको सबसे वो वर्ड चूज करना है जो कि बेस्ट एक्सप्रेस करता है मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए तो इलोप, इलोप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, इलोप का मतलब भाग जाना। तो सब इससे मिलता जुलता कौन सा वर्ड है जो इसका मीनिंग सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, तो एब्सकॉन्ड का मतलब ये होता है भागना, ठीक है, किसी स्थान से भाग जाना। रिमेन का मतलब होता है उसी जगह पर रहना, स्टे मतलब वहीं पे रहना, कैप्चर का मतलब होता है हथियार लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सकॉन्ड, तो आपका एक्सकॉन्ड हो जाएगा, एब्सकॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कि अगेन हम लोग को बेस्ट एक्सप्रेस वो वर्ड चुनना है जो कि इस वर्ड का मीनिंग बता रहा हो, और वर्ड है क्या, इवेड। देखिए इवेड का मतलब होता है भागना, ठीक है। वर्ड क्या क्या है, बाईपास, बाईपास का मतलब छोटा रूट लेना या वहां से निकल जाना। तो ये भी क्या है, इसका मतलब भी हम लोग भागना ही समझेंगे, या फिर कोई शॉर्टेस्ट पाथ को ले लेना। मीट मतलब मिलना हो जाएगा। इंडल्ज मतलब होता है सम्मिलित होना, किसी चीज में लगे रहना। सीख मतलब खोजना होता है। तो सबसे जो नजदीकी वर्ड है इवेड का वो क्या है, तो है बाईपास। बाईपास मतलब छोटा रूट लेना या फिर भागना, ठीक है, किसी स्थान से बाईपास हो जाना, बोलते हैं ना हम लोग बाईपास ले ले रहे हैं, मतलब एक शॉर्टेस्ट रूट ले रहे हैं, वहां से हम लोग निकल जा रहे हैं। चलिए अगला वर्ड है कि इसमें भी सेम हम लोग को सिनोनिम बताना है कि जो इससे सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। वर्ड क्या है, रेलिंक्विश, ठीक है। तो रेलिंक्विश का देखिए मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गिव अवे, किसी चीज को छोड़ देना, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को त्याग देना। तो इससे मिलता जुलता वर्ड क्या होगा, कीप मतलब होता है रखना, अज्यूम मतलब होता है मान लेना, डिस्कार्ड का मतलब होता है छोड़ना, और मेंटेन का मतलब आपको पता है कि मेंटेन करना। तो रिलिंक्विश का सबसे जो नजदीकी वर्ड है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रिलिंक्विश का क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा डिस्कार्ड, मतलब कि छोड़ देना, ठीक है। डिस्कार्ड का मतलब होता है छोड़ना, या गिव अवे हम बोल सकते हैं। तो रिलिंक्विश का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डिस्कार्ड, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन इससे मिलते जुलते नहीं है तो वो नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है इसमें हम लोग क्या बताना है कि इसमें हम लोग को अपोजिट बताना है जो भी वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। वर्ड क्या है, एस्टिमेट। तो एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को आकलन करना। एस्टिमेट का जो मिलता जुलता वर्ड है वो असेसमेंट है। दोनों का मतलब क्या होता है कि आकलन करना, किसी चीज को पहले से मतलब असेसमेंट करना, उसके बारे में पहले से जानना, उसके बारे में सोचना, इसको हम लोग असेसमेंट कहते हैं। कंक्लूड का मतलब होता है नतीजे पर पहुंचना, ठीक है। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, राय होता है। और एक्चुअल का मतलब जो वास्तविक है उसको हम लोग एक्चुअल कहते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसका अपोजिट ढूंढना है, ठीक है। तो एस्टिमेट मतलब किसी चीज को हम लोग आकलन कर रहे हैं, नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंचे, बस हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि जो एक्चुअल में है, ठीक है, मतलब जो एक्चुअली है वो उसका अपोजिट है। तो एस्टिमेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्चुअल, कि जो वाकई में है, और उसका अपोजिट होगा जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एस्टिमेट का जो अपोजिट वर्ड है वो एक्चुअल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड में इसमें क्या करना है, इसमें भी हम लोग को अपोजिट ढूंढना है जो वर्ड आपको दिया हुआ है। वर्ड है कंसीव। देखिए कंसीव का मतलब होता है समझना, या इसको हम बोल सकते हैं अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मिसअंडरस्टैंड आपको पता है कि जो हम लोग गलतफहमी होता है उसको मिसअंडरस्टैंड बोलते हैं। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को मतलब मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब किसी से उम्मीद करना, ठीक है। और अज्यूम, अज्यूम का मतलब भी क्या होता है, मान लेना। तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कंसीव का मतलब होता है अंडरस्टैंड, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो मिसअंडरस्टैंड, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट वर्ड है कि इसमें भी हम लोग को अपोजिट ढूंढना है। वर्ड दिया हुआ है सस्पेंड। तो सस्पेंड का मतलब क्या होता है, सस्पेंड का मतलब होता है किसी चीज को मतलब सस्पेंड करना, यानी कि रोक देना, रोक लगाना, ठीक है, या थोड़े समय के लिए हटा देना, उसको हम लोग सस्पेंड बोलते हैं। तो इसका हम लोग को अपोजिट ढूंढना है। देखिए सीज का मतलब भी होता है रोकना, ठीक है। डिसकंटिन्यू का मतलब जो कंटिन्यू नहीं है, यानी इसका मतलब भी रुक जाना होता है।
एलिमिनेट का मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना, परसिस्ट का मतलब होता है लगे रहना, ठीक है, बोलते हैं ना परसिस्टेंस, एग्जाम निकालने के लिए परसिस्टेंस जरूरी है, तो वहीं से आया है परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है लगे रहना। तो सस्पेंड का मतलब रोक देना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा परसिस्ट, यानी कि उसमें लगे रहना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्या है कि आपको एक इडियम दिया हुआ है या फ्रेज, इडियम या फ्रेज आप लोग जानते हैं, तो इसका आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट का मतलब है किसी भी कीमत पे, मतलब किसी भी तरह से। तो इसका जो राइट मीनिंग होगा वो क्या होगा, पर्सनली तो होगा नहीं, इन अ माइजरेबल सिचुएशन मतलब किसी भी विकट परिस्थिति में ये भी नहीं होगा, सीक्रेटली मतलब चुपके से ये भी नहीं होगा, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस मतलब किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर, तो उसका राइट मीनिंग क्या हो जाएगा, अंडर एनी सर्कमस्टांस, एट एनी कॉस्ट का हो जाएगा किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी, ठीक है, तो इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एन आयरन विल। इसमें भी हम लोग को एक इडियम फ्रेज दिया है, उसका बेस्ट हम लोग को मीनिंग पता करना है कि कौन से सेंटेंस में उसका बेस्ट मीनिंग हम लोग को मिल रहा है। आयरन विल, आयरन का विल का मतलब होता है लोहे के जैसा इच्छा, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इच्छा कि उससे कोई आपको मतलब हिला नहीं पाए, तो उसको बोलते हैं आयरन विल। तो आयरन विल का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा, एक फर्म ओपिनियन, फर्म मतलब एकदम मजबूत, ओपिनियन मतलब आपका जो राय है मजबूत राय, नो लॉन्गर इन यूज ये तो होगा नहीं, बाई ऑल मीन्स मतलब हर तरीके से ये भी नहीं होगा, टू मेक सेक्रीफाइस मतलब कि सेक्रीफाइस करना, त्याग देना, बलिदान देना, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तब फर्म ओपिनियन, मतलब कि बहुत ही शक्तिशाली ओपिनियन, फर्म ओपिनियन, इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि आपको आपकी ओपिनियन से कोई हिला ना सके, उसको बोलते हैं एन आयरन विल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको सेंटेंस में एक ब्रैकेटेड पार्ट है, तो अगर उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है तो उसमें इंप्रूवमेंट करना है, और अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो उसको सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट वहां पे करना है। देखिए सेंटेंस इज श्रेया इज अ ऑनेस्ट वीमेन, तो आपको पता है कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हम लोग लिखते कैसे हैं, ऑनेस्ट इस तरह से लिखते हैं, पहला जो साउंड आता है वो अ से आता है, और अ साउंड क्या है, एक वॉवल साउंड है, तो वॉवल के आगे हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, श्रेया इज एन ऑनेस्ट वीमेन, ना कि ऑनेस्ट वीमेन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रेया इज एन ऑनेस्ट वीमेन, ठीक है, ये होगा इसका राइट मतलब सही इंप्रूवमेंट होगा। चलिए अगला ये है कि इसमें भी हम लोग को सेम कोई अगर इंप्रूवमेंट होगा तो करना है, नहीं तो हम लोग को नो इंप्रूवमेंट सेलेक्ट करना है। तो माई किड्स आर इन अ क्रैंकी मूड टुडे, माई किड्स आर मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो आज क्रैंकी मूड में, क्रैंकी का मूड मतलब कि बहुत ही चिड़चिड़ापन या शिकायत करने वाला मूड, हर समय मतलब कि अपने आसपास की जो भी चीजें हो रही है उसको देख के बहुत ही ज्यादा शिकायत करना, ठीक है। तो माई किड्स आर इन अ क्रैंकी मूड टुडे, तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो इन क्रैंकी मूड टुडे, इन द क्रैंकी मूड टुडे या इन क्रैंकीएस्ट मूड टुडे, ये होगा नहीं, ठीक है। इन क्रैंकी मूड टुडे और इन अ क्रैंकी मूड टुडे, तो जब भी हम मूड या किसी भी अवस्था की बात करते हैं तो उसमें हम लोग और के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इन अ क्रैंकी मूड, हम जैसे बोलते हैं इन अ गुड मूड, इन अ प्लेजेंट मूड, तो उसी तरह से इन अ क्रैंकी मूड। चलिए अगला क्या है कि इसमें हम लोग को बताना है कि उस ऑल्टरनेटिव को चूज करना है जो कि सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है फ्रेज के लिए, और फ्रेज क्या है, दैट विच कैन नॉट बी मूव, मतलब जिसको हम लोग मूव नहीं कर सके, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं जिसको मूव नहीं कर सके। तो देखिए यहाँ पे रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, मतलब लॉजिक के साथ, रैशनल मतलब लॉजिकल। इरेडिकेबल, इरेडिकेबल का मतलब जिसको इरेडिकेट किया जा सके, जिसको हटाया जा सके, ठीक है, जिसको खत्म किया जा सके। इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब होता है जो मोबाइल नहीं है, मोबाइल का मतलब जो मूव कर सकता है उसको मोबाइल बोलते हैं, तो इमोबाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकता। और इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिवालिया, ठीक है, जिसका दिवाली निकल चुका है उसको इंसॉल्वेंट हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जिसको हम लोग मूव नहीं कर सकेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इमोबाइल, यानी जो मोबाइल नहीं है वो इमोबाइल है, ठीक है, इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। चलिए अगला भी हम लोग उसी तरह से क्वेश्चन है कि हम लोग को बेस्ट सब्स्टिट्यूट ढूंढना है इस फ्रेज के लिए। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, मतलब जिसको हम लोग छू के मतलब परसीव नहीं कर सके, समझ नहीं सके, जिसको हम लोग छू के पता नहीं कर सके, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, जिससे लाइट पूरी तरह से पार हो जाता है। ओपेक का मतलब होता है
आभासी मतलब जिससे लाइट बिल्कुल भी पार नहीं होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिससे लाइट थोड़ा सा लाइट्स में से पार हो सकता है। और एक वर्ड होता है इनटेंजिबल, जो टेंजिबल नहीं है। देखिए जिन चीजों को हम लोग छू के महसूस कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल, और जिसको हम लोग छू के महसूस नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनटेंजिबल। जैसे जितने भी इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, लव, हेट, ये सब क्या है, इसको हम लोग छू के महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी कैसे चीजें हैं, तो इनको हम बोलते हैं इनटेंजिबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें देखिए 4 वर्ड आपको दिए हुए हैं और चारों में आपको वो वर्ड को ढूंढना है जो जिसका स्पेलिंग करेक्ट है। ये चारों ही एम्बेसडर की स्पेलिंग लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा एम्बेसडर का जो स्पेलिंग है वो राइट है। तो देखिए एम्बेसडर का स्पेलिंग क्या होता है, AMBASSADOR, ठीक है, ऐसे ये हो जाता है एम्बेसडर का स्पेलिंग। तो देखिए पहला वर्ड देखिए AMBASSADOR, ये तो होगा नहीं, तो AMBASSADOR ये राइट है। और हम लोग देख लेते हैं AMBASSADOR ये भी नहीं होगा, AMBASSADER ये भी नहीं होगा। तो राइट वर्ड क्या हो जाएगा, एम्बेसडर यानी कि नंबर 2। चलिए इस वर्ड में क्या करना है कि हम लोग को इसमें अप्रोच की सही मीनिंग हम लोग को ढूंढना है। तो अप्रोच का जो राइट स्पेलिंग होता है वो क्या आता है, APP, ठीक है, APPROACH, ये होता है अप्रोच का राइट मीनिंग। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो कि सही मीनिंग बता रहा, तो APPROACH थर्ड नंबर जो है वो हो जाएगा अप्रोच का राइट मीनिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको सेंटेंस में 4 पार्ट दिए हुए हैं और किसी एक पार्ट में एरर है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें एरर है। अगर कोई एरर अगर नहीं है तो आपको नो एरर को टिक करना है, ऑप्शन 4 को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि यू हियर बाई आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट एनी सच लिंक इज इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म्स। तो यू हियर बाई आर रिक्वेस्टेड, जब भी आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में अगर जहाँ भी अटपटा लगेगा वही भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये जो भी दिया हुआ है वो सही नहीं है या फिर यहाँ पे एरर हो सकता है। तो यू हियर बाई आर रिक्वेस्टेड, देखिए ये यहाँ पे रॉन्ग पार्ट है। क्यों रॉन्ग पार्ट है, तो हम लोग हमेशा हियर बाई को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हियर बाई को हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं, जैसे कि आर हियर बाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यू हियर बाई आर नहीं होगा, यू आर हियर बाई रिक्वेस्टेड होगा। तो मिस्टेक किसमें है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी हियर बाई आप लगाएंगे तो हम लोग हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसमें सेंटेंस में लोगों को एरर ढूंढना है। सेंटेंस क्या है कि पावर करप्ट्स, मतलब जो सत्ता है, पावर है, वो आदमी को करप्ट कर देता है। एंड एब्सोल्यूट, यहाँ पे पावर होगा, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो आपको बताना है कि इसमें मिस्टेक क्या है। देखिए पावर करप्ट्स ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो इसके साथ करप्ट वर्ड बिल्कुल सही है। और एब्सोल्यूट पावर मतलब एकमात्र सत्ता, तो ये भी क्या है, सिंगुलर का सेंस दे रहा है, तो यहाँ भी करप्ट्स ये भी सही है। लेकिन ये जो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका 4 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि दोनों ही सिंगुलर का सेंस दे रहे हैं। पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर मतलब एकमात्र सत्ता भी आदमी को क्या करती है, करप्ट कर देती है। तो दोनों ही जगह यहाँ पे करप्ट वर्ड सही है, ठीक है। और तो कोई मिस्टेक है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें हम लोग को बेस्ट सूटेड वर्ड जो है वो भरना है हम लोग को। क्वेश्चन है कि कल्पना इज एंडोव्ड डैश मेनी ग्रेट क्वालिटीज, कि कल्पना जो है वो एक तरह से एंडोव्ड का मतलब होता है जिसके अंदर वो चीज समाहित हो या फिर उसके अंदर वो चीज हो, उसको बोलते हैं एंडोव्ड। तो कल्पना के अंदर बहुत सारी ग्रेट क्वालिटीज हैं, तो इसमें साथ क्या होगा, एंडोव्ड फ्रॉम, टू, एंडोव्ड विथ या एंडोव्ड इन, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग याद रखिएगा कभी भी आपको एंडोव्ड लग जाए तो इसके साथ हमेशा हम लोग विथ यूज करते हैं, एंडोव्ड विथ सच थिंग्स। तो यहाँ पे क्या, कल्पना इज एंडोव्ड विथ मेनी ग्रेट क्वालिटीज, ठीक है। तो ये इसका राइट मीनिंग राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसमें आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है आउट ऑफ 4 से और अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है।
क्वेश्चन है कि कल्पना इज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन। सी, यहाँ पे देखिए डैश होगा, ये सी के बाद यहाँ पे ब्लैंक है। सी डैश अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो कल्पना एक बहुत ही अनहैप्पी पर्सन है, वो सभी चीजों के बारे में क्या करती है। तो देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए हम लोग बताते हैं। ग्रम्बल्स, ग्रम्बल्स का मतलब चिड़चिड़ाना, शिकायत करना। लाइक्स का मतलब किसी को पसंद करना। इंजॉयस का मतलब भी पसंद करना। लव्स मतलब आपको पता है, लव्स करना, प्यार करना। तो कल्पना क्या है, बहुत ही अनहैप्पी पर्सन है, तो वो सभी चीजों के बारे में क्या करेगी, तो ग्रम्बल करेगी। ग्रम्बल मतलब हर चीजों से चिड़चिड़ाएगी, मतलब हर चीजों के बारे में कंप्लेन करना, उसको बोलते हैं ग्रम्बल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रम्बल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो वर्ड आपको दिया हुआ है उसका सबसे वो ऑप्शन चुनना है जो उसका मीनिंग को सबसे सही से बता रहा हो। वर्ड है इवेंचुअल। देखिए इवेंचुअल का मतलब होता है अंततः, मतलब लास्ट में, अंततः। इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं कि कौन सा वर्ड इससे सिमिलर है। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में। प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है लास्ट से पहले। ठीक है। अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब सबसे लास्ट में। और प्रियर का मतलब भी होता है पहले। तो इवेंचुअली का सबसे जो अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन दे रहा है, तो इसमें आप देखेंगे तो इवेंचुअल का जो करेक्ट मीनिंग दे रहा है वो दे रहा है अल्टीमेट, मतलब अंततः, सबसे लास्ट में। इन या इन लास्ट नहीं, एट लास्ट हो जाएगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, इवेंचुअल और अल्टीमेट ये दोनों सेम वर्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको ढूंढना है कि जो वर्ड है इसका सही से मीनिंग दे रहा है। तो वर्ड है फॉरबिड, और फॉरबिड का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, या जिसको बैन कर दिया गया हो, जिसको त्याग दिया गया हो। ठीक है, तो फॉरबिड और यहाँ पे देखिए बैन, ये बिल्कुल ही सेम वर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरबिड का बैन हो जाएगा। ठीक है, ग्रांट का मतलब जारी करना होता है, किसी चीज को किसी को प्रदान करने को ग्रांट बोलते हैं। परमिट का मतलब परमिशन देना। अलाउ का मतलब आप लोगों को पता है। तो फॉरबिड का यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ग्रांट, माफ कीजिएगा, फॉरबिड का हो जाएगा बैन करना। इसका करेक्ट एक्सप्रेशन मीनिंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल, और इसका हमको सिनोनिम ढूंढना है, बेस्ट मीनिंग ढूंढना है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेजाइल का मतलब है ब्रिटल, यानी ऐसी चीज जो बहुत जल्दी टूट जाती है, यानी कि जो नाजुक है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल का यहाँ पे आपको करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे ब्रिटल हम लोग को सही दिख रहा है। टफ, टफ होगा नहीं, क्योंकि टफ मतलब मजबूत होता है। स्टडी, स्टडी का मतलब भी बहुत ही टफ, बहुत ही कड़ा, इसको स्टडी बोलते हैं। हैरी भी नहीं होगा। ठीक है, तो हैरी मतलब भी जो बहुत ही मतलब कठोर हो। तो यहाँ पे फ्रेजाइल का क्या हो जाएगा, ब्रिटल, ही इसका राइट मीनिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्या करना है, इसमें अपोजिट बताना है। ठीक है, जो अपोजिट है इस वर्ड से उसको बताना है। तो वर्ड हम लोग है ट्रैंक्विल। ठीक है, अब ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रैंक्विल का मतलब होता है वायलेंट। ठीक है, वायलेंट मतलब हिंसक। तो ट्रैंक्विल मतलब होता है वायलेंट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि जो हिंसक नहीं हो, तो वायलेंट तो होगा नहीं। क्वाइट मतलब चुप होता है। काम मतलब शांत होता है। इजी मतलब आसान होगा। तो ट्रैंक्विल से मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा काम। ठीक है, काम मतलब जो शांत है, जो वायलेंट नहीं है, उसको हम लोग काम बोलेंगे, बहुत ही शांत है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वर्ड देखिए श्रीउड। ठीक है, श्रीउड से हम लोग को क्या करना है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है जो उसका मीनिंग को अपोजिट बताए। तो श्रीउड का मतलब होता है क्लेवर, यानी कि जो बहुत ही चालाक हो। ठीक है, तो क्लेवर, क्लेवर तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। नाइव, नाइव हम लोग कहते हैं नौसिखिया को या एमेच्योर को। ठीक है, नौसिखिया या फिर एमेच्योर जो हम लोग बोलते हैं। ब्रेनी, ब्रेनी मतलब होता है जिसका बहुत ज्यादा दिमाग हो। ठीक है, और आर्टफुल, आर्टफुल मतलब उसको ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत ही चालाकी करता हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा चालाक हो, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टफुल। तो क्लेवर, क्लेवर का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो क्लेवर का मतलब होता है बिल्कुल ही क्लेवर मतलब चालाक, तो क्लेवर तो होगा नहीं। नाइव मतलब नौसिखिया मतलब बिल्कुल जो नया है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल ही नाइव है, यानी क्लेवर नहीं है वो। ब्रेनी होगा नहीं, क्योंकि जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है उसको हम ब्रेनी बोलते हैं। आर्टफुल चालाक हो जाएगा, तो ये क्लेवर, ये आर्टफुल, क्लेवर, ब्रेनी, श्रूड, ये सब क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। नाइव जो है वो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए इसमें हम लोग को अपोजिट ढूंढना है जो इसका मीनिंग अपोजिट बताती है। सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब होता है जिसपे हम लोग डाउट करते हो या डाउटफुल भी बोल सकते हैं सस्पिशियस। तो इसको हम लोग क्या करना है, अपोजिट ढूंढना है, तो डाउटफुल होगा नहीं। जेलस मतलब होता है जो किसी को देखकर जल रहा हो, तो ये भी नहीं होगा। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब बहुत ही ज्यादा सोचना, विचारना, वॉन्डर करना, आश्चर्यचकित करना, ठीक है। और लास्ट में ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी मतलब जिसपे हम लोग विश्वास कर सके। तो इसमें सस्पिशियस का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रस्ट वर्दी, मतलब जिसपे आपको विश्वास हो, जिसपे आपको डाउट नहीं हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्रस्ट वर्दी। चलिए नेक्स्ट हम लोग को इडियम और फ्रेज दिया हुआ है और इसका हम लोग को मीनिंग बताना है। यहाँ पे है एट द 11th आवर, बिल्कुल ही 11वें घंटे पे। देखिए इस फ्रेज का मतलब होता है कि अब जैसे मान लीजिए 11 बज गया है, जस्ट अब 12 बजने वाला है, तो आपके पास क्या है, बिल्कुल ही अंतिम घंटा है, ठीक है। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट में, एकदम अंत में। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा जो अप्रोप्रिएट दे रहा है, तो इनिशियल मोमेंट मतलब कि स्टार्टिंग मोमेंट ये तो होगा नहीं। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे, तो ये इसका राइट मीनिंग दे रहा है। यूजुअल टाइम होगा नहीं, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है बिल्कुल ही लास्ट में। इसको आप ऐसे समझिए कि घड़ी में 11 बज गया है, 1 घंटा बाकी है 12 बजने, बिल्कुल ही अंतिम समय चल रहा है। तो क्या होगा इसका, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। चलिए अगला मीनिंग हम लोग देखते हैं इडियम फ्रेज का। तो इडियम और फ्रेज क्या है, अ रेड लेटर डे, ठीक है। रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जिसको आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। तो रेड लेटर डे का जो करेक्ट मीनिंग दे रहा है वो कौन सा वर्ड सेंटेंस है, तो अ डे व्हेन वन फील्स लेजी, ये तो है नहीं। अ डे दैट इज प्लेजेंट, नोट वर्दी और मेमोरेबल, मतलब एक ऐसा दिन जो बहुत ही ज्यादा आपको खुश करने वाला हो और मेमोरेबल, यादगार हो, तो ये इसका क्या होगा, राइट मीनिंग हो जाएगा। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है कि आपके लिए यादगार दिन, जिस दिन आप बहुत ही खुश हो या आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं रेड लेटर डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें हम लोग को देखना है कि सेंटेंस में जो ब्रैकेट पार्ट है उसमें हम लोग को क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है, आई स्पोक टू माई ऑल फ्रेंड्स एंड फिनिश द, यहाँ पे कुछ भी आप भर सकते हैं, फिनिश द प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आई स्पोक टू माई ऑल, देखिए माई ऑल कभी नहीं होता है। एक चीज आपको रूल बता दूं कि अगर ऑल लगा रहे या बोथ लगा रहे, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन को लगाते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिससे आपको कोई पोजीशन पता चले, आपका कोई अधिकार पता चले, ठीक है। तो जैसे माइन, हर, ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ऑल और बोथ के बाद लगता है, जैसे कि माई ऑल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑल के बाद माई लगेगा, ठीक है। माई पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, तो आई स्पोक टू ऑल माई फ्रेंड्स हो जाएगा, माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा। इसका राइट करेक्शन क्या होगा, हो जाएगा ऑल माई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसमें हम लोग को बेस्ट सुटेबल फ्रेज ढूंढना है। क्वेश्चन है कि द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के किलिंग को क्या बोलते हैं, तो देखिए ह्यूमन बीइंग के किलिंग को बोलते हैं होमिसाइड, ठीक है। पैट्रिसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या, सुसाइड का मतलब होता है खुद की हत्या, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है नवजात शिशु की हत्या, ठीक है। पैट्रिसाइड का मतलब पिता की हत्या, सुसाइड मतलब खुद की हत्या, और इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है जो नवजात बच्चे हैं, ठीक है, उसकी हत्या। और ह्यूमन बीइंग का किलिंग को क्या बोलते हैं, होमिसाइड। तो होमिसाइड का मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, उसको बोलते हैं होमिसाइड। चलिए अब हम देखते हैं बेस्ट सुटेबल फ्रेज हम लोग को ढूंढना है। तो समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज, जिसका मतलब ऐसा चीज जो अब यूज में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो पहला वर्ड है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है बहुत ही डेंजरस, मतलब आपदा, जो मतलब पूरी तहस नहस कर दे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेंजरस। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब ऐसा चीज जो अब यूज में नहीं हो रहा है, अब यूज में नहीं है, खत्म हो चुका है, तो ये इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। कॉमन का मतलब आपको पता है, डिजास्टर मतलब आपदा, आप लोग जानते हैं। तो समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज, इसको क्या बोलेंगे, तो ये है ऑब्सोलीट, ठीक है, ये इसका राइट मीनिंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो आपको इसमें ढूंढना है कि 4 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, और वर्ड क्या है, गाइडेंस। तो गाइडेंस की स्पेलिंग क्या होती है, GUIDANCE। तो गाइडेंस को देखिए कहाँ पे स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइडेंस का स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखा हुआ है।
चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्लोज टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्लोज टेस्ट मतलब एक क्लोज दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ के और जो करेक्ट वर्ड है उसको आपको फिल करना है। टोटल आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं, इसमें 1, 1, 2, यहाँ पे 3, 4 और 5, टोटल 5 ब्लैंक्स होते हैं और ये आपके 5 नंबर कैरी करते हैं। तो क्लोज टेस्ट को समझने के लिए आपको न्यूज़पेपर का रीडिंग करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। तो ये पैसेज किस बारे में, तो द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट आर डैश फॉर ले पीपल, मतलब यहाँ पे इंटरनेट की बेनिफिट की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसी को देख के हम लोग अपना पैसेज को आगे फिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या ब्लैंक है। तो देखिए पहला ब्लैंक ये है कि द डैश ऑफ इंटरनेट आर डैश फॉर ले पीपल। जैसे कि हम लोग पीछे पैसेज में देखें तो यहाँ पे क्या था, द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट आर डैश फॉर ले पीपल, मतलब कि जो इंटरनेट का बेनिफिट है वो ले पीपल आम लोगों के लिए क्या है। तो इसके अंदर सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा, क्या वो अनस्टॉपेबल है, या अनअचीवेबल है, कॉम्प्रिहेंडिंग है। अनकॉम्प्रिहेंडिंग मतलब इसको समझा नहीं जा सके, या अनथिंकेबल है, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सके। तो इसका जो करेक्ट वर्ड होगा वो हो जाएगा अनथिंकेबल। मतलब हम लोग जो इंटरनेट का बेनिफिट है उसको हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि वो आम लोगों के लिए कितना ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो राइट वर्ड क्या हो जाएगा इसका, अनथिंकेबल। चलिए दूसरा हम लोग ब्लैंक देखते हैं। दूसरा ब्लैंक आपको यहाँ पे मिलेगा कि इसको पूरा पढ़ते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इंटरनेट कैन प्रोव इज दैट इट बिकम्स अ लाइब्रेरी, परहैप्स द मोस्ट डैश द चीपेस्ट एंड द क्विकेस्ट पीपल कैन अफोर्ड। तो द मोस्ट डैश द चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता, द क्विकेस्ट सबसे तेज, जो कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो मोस्ट के बाद क्या हो सकता है यहाँ पे, तो अगर हम लोग इसका अगला ब्लैंक देखें, द मोस्ट डैश द चीपेस्ट, तो अनथिंकेबल तो होगा नहीं। एक्सटेंसिव मतलब जो बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो इंटरनेट क्या है, एक्सटेंसिव है, चीपेस्ट है, सबसे सस्ता भी है। तो एक्सटेंसिव इसमें राइट वर्ड हो जाएगा। देखिए लिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड मतलब कुछ उसका सीमा तय हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रोहिबिटेड है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट मीनिंग होगा हो जाएगा एक्सटेंसिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग ब्लैंक देखें तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल कैन यूज द इंटरनेट फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज they need such as gender relation in a dash country like ईरान। मतलब जो इंटरनेट का यूज है लोग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए कर सकते हैं, खासकर ऐसी भी कंट्री में जहाँ पे जेंडर रिलेशन का जो इशू है, जैसे कि कंट्री लाइक ईरान, वेयर विदाउट गोइंग देयर फिजिकली, मतलब जहाँ पे फिजिकली जाए बिना हम लोग इन जो जेंडर रिलेशन के जो इशू है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्लैंक क्या है, इन अ डैश कंट्री लाइक ईरान। अब ईरान कैसा कंट्री है, तो इसके लिए क्या ब्लैंक है, तो देखिए चलते हम लोग। तो डैश कंट्री लाइक ईरान विदाउट गोइंग, तो कैसा कंट्री, सेक्लूडेड, लविंग, सेक्रेड या ऑफुल। सेक्लूडेड मतलब कि जहाँ पे बिल्कुल अलग थलग हो, तो जो कंट्री बिल्कुल ही अलग थलग हो पूरी दुनिया से, ठीक है, एकदम सेपरेट हो, इसको बोलते हैं सेक्लूडेड। लविंग कंट्री, सेक्रेड मतलब पवित्र हो जाएगा, ऑफुल मतलब भयानक। इसका जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सेक्लूडेड कंट्री लाइक ईरान विदाउट गोइंग देयर फिजिकली। ठीक है, चलो अगला ब्लैंक देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखते हैं, अनदर इंस्टेंस इज that a student living in Amazon jungle can learn how to make American cupcake at a push of a button on YouTube। मतलब कोई स्टूडेंट अगर अमेजोन के जंगल में भी रह रहा है तो वो भी यूट्यूब के एक बटन को पुश करके अमेरिकन कपकेक को बनाना सीख सकता है, which would save him dash of dollars, जो उसको काफी डॉलर्स बचा सकता है, without a need to visit to USA, बिना यूएसए गए हुए। तो सेव हिम डैश ऑफ डॉलर्स, तो डैश ऑफ डॉलर्स में क्या हो सकता है इसका अप्रोप्रिएट अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए which would save him dash of dollars, तो few dollars, hundreds of dollars, less of dollars या more of dollars। तो हमेशा डॉलर्स की जब भी हम लोग या पैसे की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, hundreds of dollars। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ब्लैंक को अगर हम देखें तो नेक्स्ट ब्लैंक ये है कि with it costing US $1 for internet use at dash cafe, तो विच कैफे, इंटरनेट यूज एट डैश कैफे। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखें अगर, तो इंटरनेट यूज एट या पिज्जा कैफे, बेकरी कैफे, इंटरनेट कैफे या फूड कैफे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटरनेट कैफे, कि मतलब उसको $1 से भी कम पड़ेगा इंटरनेट को यूज करना इंटरनेट कैफे में। ठीक है, तो इस तरह से क्लोज टेस्ट को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड जो है वो सुटेबल है। और क्लोज टेस्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट डालिए, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट लग रहा है, उसको वहाँ पे फिल किया कर सके आप। चलिए ये पढ़ते आगे।
चलिए इसमें क्या है कि एरर ढूंढना है, अगर कोई एरर नहीं है तो डी मार्क करना है। तो क्वेश्चन ये कि वी नेवर वेंट टू केरला लास्ट ईयर। तो देखिए वी नेवर वेंट टू केरला लास्ट ईयर, अगर इस सेंटेंस का मीनिंग हम देखें तो हम लोग केरला लास्ट ईयर कभी नहीं गए, ये बोलने में अटपटा लग रहा है। तो वी नेवर वेंट यहाँ पे मिस्टेक है, या तो आप बोलेंगे डिड नॉट गो कि हम लोग नहीं गए, या फिर आप नेवर को हटा दीजिए वी वेंट टू केरला लास्ट ईयर, ये भी सही है। तो पोर्शन ए जो है उसमें मिस्टेक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वी नेवर वेंट हम लोग नहीं बोलते हैं, या तो वी वेंट टू केरला लास्ट ईयर बोलेंगे, या वी डिड नॉट गो टू केरला लास्ट ईयर बोलेंगे। नेवर वेंट बोलना अटपटा लग रहा है। ठीक है, तो ये इसमें मिस्टेक है। चलिए ये भी नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको एरर को ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। ऑन हिज एक्सेशन किंग जॉर्ज साइंड एन एक्ट रिकग्नाइजिंग हिज राइट टू सक्सेशन टू द डेनिश थ्रोन इन हिज यंगर ब्रदर प्रिंस वोल्डेमार्स फेवर। मतलब जब राजा अपने राजगद्दी पे बैठते हैं, एक्सेशन करते हैं, जीत लेते हैं अपने राज्य को, तो एक साइन करते हैं एक एक्ट को, रिकग्नाइजिंग हिज राइट टू सक्सेशन, मतलब कि वो एक राइट देते हैं कि अपना जो उनके बाद जो कौन राजा बनेगा, टू द डेनिश थ्रोन, मतलब डेनिश थ्रोन मतलब डच को हम लोग डेनिश बोलते हैं, डच जो कंट्री है, किसके फेवर में, तो इन हिज यंगर ब्रदर प्रिंस वाल्डेमर्स फेवर, प्रिंस वाल्डेमर के फेवर में। तो देखिए जब भी हम लोग किसी चीज को अधिकार देने की बात होती है, तो यहाँ पर ये जो मिस्टेक है वो पार्ट डी में है कि इन हिज यंगर ब्रदर्स प्रिंस वाल्डेमर्स फेवर। तो इसको इस तरह से नहीं लिख के हम लोग बोलेंगे कि इन द फेवर ऑफ हिज। ठीक है, तो इन द फेवर ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, फेवर ऑफ हिज, फिर यहाँ से यंगर ब्रदर प्रिंस वाल्डेमर, यही यहाँ तक होगा, वाल्डेमर्स फेवर, ये यहाँ पे मिस्टेक है। तो इसमें किसमें मिस्टेक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी है वहां पे इसमें मिस्टेक है। क्वेश्चन आपको पढ़ने से लगेगा कि इसमें कहीं मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर आप सही से इसका यूजेस समझते हैं फेवर का, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, ठीक है, पार्डन, साइड या फेवर, इसके बाद हम लोग ऑफ लगाते हैं। ठीक है, तो इन फेवर ऑफ हिज प्रिंस हिज यंगर ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड में, नेक्स्ट सेंटेंस में हमको क्या करना है कि इसमें हम लोग को एरर ढूंढना है। तो सी इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट एंड हर सिस्टर। तो इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड हर सिस्टर नहीं होते, देन हर सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, सी इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर, यहाँ पे एन, ये वर्ड आप हटा दीजिए, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, तो एन यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, तो सी इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट हर सिस्टर। तो इफ नॉट इंटेलिजेंट ये नहीं होगा, हम लोग जानते हैं कि एज के साथ हम लोग एज लगाते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, ये बोलना सही होगा। तो मिस्टेक किसमें है, इस वाले पार्ट में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, मतलब सिस्टर से ज्यादा नहीं तो उसकी जितनी इंटेलिजेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको देखिए 4 सेंटेंस दिए हुए हैं जो कि जम्बल्ड फॉर्म में है, और आपको इसका करेक्ट ऑर्डर हम लोग को फिल करना है। यहाँ ABCD सेंटेंस दिए हुए हैं, तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो सेंटेंस जो भी है वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें कि व्हेन वी एंटर्ड द रेस्टोरेंट आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड इट फुल, कि मैं जैसे रेस्टोरेंट में गया मैं सरप्राइज था कि ये पूरी तरह से फुल है। उसका क्या हो सकता है, देखिए ए के बाद डी भी यहाँ पे है और बी भी और सी भी है, तो DBC इसमें से क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें कि वन ऑफ द वेटर रिकॉग्नाइज्ड मी, कि एक वेटर ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, ही केम अप टू मी एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बी और सी आपस में रिलेटेड है, कि वन ऑफ वेटर रिकॉग्नाइज्ड मी मतलब एक वेटर ने मुझे रिकॉग्नाइज किया और वो मेरे पास आया और एक्सप्लेन किया सिचुएशन को, तो बी और सी साथ में आने चाहिए। तो देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी सी साथ में है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑर्डर क्या बनेगा, ADBC, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट ऑर्डर होगा। ठीक है, देख लीजिए कि जैसे मैं रेस्टोरेंट में एंटर करता हूँ, अगर सरप्राइज टू फाइंड इट फुल, उसके बाद क्या होगा, आई लुक्ड अराउंड नॉट अ सिंगल टेबल वाज फ्री, कि मैंने चारों तरफ देखा कोई भी सिंगल टेबल फ्री नहीं था। फिर वेटर आता है, मुझे रिकॉग्नाइज करता है और वो मेरे पास आके पूरी सिचुएशन को समझा देता है। तो ये जो है इसका राइट ऑर्डर हो जाएगा। तो राइट ऑर्डर क्या बनेगा, ए के बाद डी हो जाएगा यहाँ पे और BC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हम लोग को ढूंढना है, और वर्ड है फाउल, FOUL,
देखिए फॉल जो वर्ड है इसका मतलब होता है बर्ड, ठीक है। एक FOUL होता है फाउल, मतलब कि सड़ा हुआ है जिससे दुर्गंध आती हो, तो वो फाउल से आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये जो FOWL है इसका मतलब होता है बर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए पॉल्यूट, और इसका हम लोग को सिनोनिम ढूंढना है। तो पॉल्यूट का मतलब क्या आपको पता ही है कि पॉल्यूट हो जाना मतलब कोई चीज खराब हो जाना। तो कंडेम, कंडेम मतलब किसी का उपेक्षा करना, किसी का मतलब मजाक उड़ाना, कंडेम करना, किसी पे दोष देना, तो ये तो होगा नहीं। कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट का मतलब कोई चीज कॉन्टामिनेट हो गया यानी कि वो गंदा हो गया। तो पॉल्यूट और कॉन्टामिनेट क्या है, वो बिल्कुल एक ही जैसे वर्ड है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट सिनोनिम क्या होगा, तो कॉन्टामिनेट हो जाएगा, ठीक है। रेडिक्यूल मतलब कि जो बहुत ही अपना विचार उसमें रेडिक्यूल है, यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जा उसको रेडिक्यूल कहते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब तहस नहस करना, तो ये तो होगा नहीं। तो पॉल्यूट का क्या हो जाएगा, कॉन्टामिनेट। उसके बाद हम एंटोनिम ढूंढना है, यानी कि उसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। वर्ड है प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब आपको पता है कीमती, तो इसका कीमती का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कॉस्टली तो होगा नहीं। वर्थलेस, वर्थलेस मतलब इसका कोई कीमत नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका राइट एंटोनिम। अगली भी नहीं होगा प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब जिसका बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है तो प्लेंटीफुल कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रीसियस से क्या हो जाएगा, वर्थलेस, इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज। आपको क्या ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है, मतलब इससे मिलता जुलता वर्ड। तो देखिए परप्लेक्स का यहाँ पे कंफ्यूज क्या होगा, मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। एविएट का मतलब ऐसी चीज जो उड़ सके उसको एविएट कहते हैं। रिलेट नहीं होगा, क्रिएट भी नहीं होगा, तो परप्लेक्स से क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए इसमें लोग क्या करना है कि पैसिव वॉइस बनाना है गिवन सेंटेंस का, और सेंटेंस क्या है, ही प्लीज्ड मी। देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो ही प्लीज्ड मी है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट टेंस में लोग क्या करते हैं, तो वॉज लगा देते हैं और वर्ब थ्री लगाते हैं। तो आई वॉज प्लीज्ड बाई हिम, ठीक है, या आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम। तो ये ऑप्शन किस में है, तो आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सेंटेंस है ये लिसन टू मी सेड मदर, तो लिसन टू मी सेड मदर, इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, तो देखिए मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर, ये करेक्ट नहीं है। मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर, क्योंकि लिसन के पहले टू लगाना है, तो ये इसका राइट मीनिंग बन रहा है। मदर आस्क मी टू लिसन, ये भी सही नहीं है। मदर आस्क टू मी टू लिसन, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर, ठीक है। ये जो है इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की क्लास में बस इतना था। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, लगभग 50 के लगभग इसमें क्वेश्चन थे। इसी तरह से मॉक टेस्ट की सीरीज जारी रहेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। SSC के एग्जाम के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट का जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको सभी को जानते हैं। इसे करने से आपको ये होगा कि इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा कवर अप हो जाएगा, और मैंने उन क्वेश्चंस को खास कर लिया जो आपके आने के इससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और प्रीवियस आपके जो एग्जाम्स है उससे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो मिलते हैं इसके अगले सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।